दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज आप लोगों का बहुत डिमांड आया। पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने स्पेशली बीपीएससी 144 को लेकर बड़ी जिज्ञासा दिखाई। आप लोग का सहयोग भी मिल रहा है, तो इसी तरह एक दूसरे को बताते रहिए। दक्षिण एशिया पढ़ना है, अपने घर के बारे में पढ़ना है। मूलतः दो तीन बातें बता दूं कि ये स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से एक क्लास हो रहा है और इसके गेस फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें देखिए, या तो डब्बे में मिलेगा या जहां असाइनमेंट बना होगा वहाँ गेस मिल जाएगा। तो उसको देखिए और कैसा आपको गेस लग रहा है ये भी रिमार्क्स दीजिए। तो आज अपने घर के बारे में हम लोग पढ़ना है। दुनिया का बड़ा ही प्रकृति ने, जिसको स्वयं प्रकृति ने जिस भौगोलिक क्षेत्र को अपने हाथों से जिसको बनाया हो, यानी दक्षिण एशिया का भूगोल ऐसे लगता है कि प्रकृति ने अपने हाथ से बनाया है। इतिहास इसको बड़े बेहतरीन ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन राजनीति इसको खंड खंड कर दिया है। यकीनन जब दक्षिण एशिया को हम देखते हैं तो देखने के बाद लगता है कि इतिहास का एक मिस्टेक है दक्षिण एशिया। और आज न कल हम लोग जैसे आशावादी ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन कोई ना कोई कन्फेडरेशन, फेडरेशन जैसे हो, यूनिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना होगी और इस पे हर बुद्धिजीवी को और लोगों को सोचना चाहिए। थोड़ा मैं दक्षिण एशिया को बताने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इसके मैप को मैं दिखा दूँ तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बोर्ड में सुविधा है कि गूगल सर्च से हम देख सकते हैं। तो साउथ एशिया के मैप ये पूरा साउथ एशिया का मैप है। इसमें आप देखिए कि इस मैप के अंदर क्या है, थोड़ा दिखाऊं कि साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ श्रीलंका है, बगल में मालदीव है, फिर आके नेपाल है और भूटान है और बांग्लादेश है। तो इस तरह से साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के इस भूभाग को कहा जाता है। अब इसकी जो मौलिक विशेषता है उस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब हम देखते हैं क्या कि साउथ एशिया में अगर ये भारत को माना जाए तो कैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसको बनाया है। तो देखिए, तो ऊपर साउथ एशिया को स्वयं हिमालय, पर्वतराज हिमालय
साउथ एशिया का निर्माण करता है। यानी इसके जद में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी थोड़ा सा पार्ट हिमालय में आ ही जाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी आप हिमालय के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हिमालय यहाँ पे आके समुद्र के नीचे है, बंगाल की खाड़ी में नीचे तक चला गया, अंडमान द्वीप तक। तो इधर ये है बांग्लादेश। केवल श्रीलंका और मालदीव इससे बाहर है, इस ज्योग्राफी से। तो कितना सुंदर चीज़ बनाया कि नॉर्थ में पर्वतराज हिमालय बनाया, साउथ में हिंद महासागर है जो पैर पखारता है, और वेस्ट में, पश्चिम में रेगिस्तान है। हमारे भी पश्चिम में रेगिस्तान है थार, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के भी वेस्ट में रेगिस्तान है। तो ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है। और इस तरफ पूरब की तरफ देखेंगे तो इधर भी आप समुद्र को पाएं। तो एकदम ऐसा लगता है कि अपने हाथों से बनाया गया था कि ये लोग साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। दूसरी बात है कि ऑलमोस्ट क्लाइमेट, खान पान, सोच, रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से प्रभावित है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। आखिर मिले भी क्यों नहीं। अब थोड़ा सा इतिहास में मैं ले चलता हूँ कि इतिहास कहता है कि दक्षिण एशिया सदैव एक ऐतिहासिक यूनिफिकेशन, भारत के साथ रहने का प्रयास भारत के हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने एक कोशिश किया था कि दक्षिण एशिया एक हो। उनकी महत्वाकांक्षा थी दक्षिण एशिया को एक रखने की। उस महत्वाकांक्षा में उन्होंने पूरी तरह से दक्षिण एशिया को अनेक कालखंडों में, कभी ग्रेट, चोला, पल्लव, दक्षिण के राजवंशों द्वारा श्रीलंका हमारे पास रहा, बांग्लादेश तो साथ था ही, पाकिस्तान साथ था ही, अकबर बादशाह, उससे पहले अशोक, काबुल, कंधार, उससे आगे तक के क्षेत्र पे राज करते थे। नेपाल, भूटान भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों से जुड़ा रहा। अगर हमने उस पर प्रत्यक्ष राज नहीं भी किया तो साझी संस्कृति, साझी विरासत है। मज़ेदार बात है कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश ऐसा है जो बड़े अद्भुत सामरिक महत्व का देश है, अफ़गानिस्तान। वो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, जिसको गल्फ़ कंट्री कहते हैं, उसके बाद ईरान चालू हो जाता है, और दक्षिण एशिया, तीनों के चौराहे पे खड़ा है। इसीलिए अफ़गानिस्तान इतिहास के हर कालखंडों में बड़ा महत्व रखा है, आज भी है। आज भी दो विश्व शक्तियाँ वहाँ पे बड़े लंबे समय तक अपने वर्चस्व के लिए लड़ी, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कभी भी वर्चस्व स्थापित नहीं करने दिया। आधुनिक काल में अकबर बादशाह का था और सम्राट अशोक का था। अशोक मगध का राजा बनने से पहले काबुल, कंधार के ही गवर्नर थे। तो मध्यकाल तक हमने अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा में रखा। उस कब्ज़ा में रखने से क्या हुआ कि मध्य एशियाई आक्रमण पूरे मुग़ल काल में शुरू के दिनों में देखने को नहीं मिलता है। जब सेंट्रल शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं तो आक्रमण हुआ है। तो शासन का स्वरूप एक ही था। भाषा, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है इस पूरे क्षेत्र में, इस भौगोलिक रीजन में, जो एक दूसरे के समझ में नहीं है या जिसके बोलने वाले एक दूसरे के देश में नहीं है। अपवाद जरूर है, सिंहली भाषा और एक और भाषा है। ये दो ही अपवाद हैं, वरना हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले सब लोग रहे हैं। अब बांग्लादेश पूरा बंगाली भाषा, बांग्ला समझने वाला,
नेपाल पूरा अच्छी तरह हिंदी समझने वाला, भूटान पूरा अच्छी तरह हिंदी समझने वाला, मालदीव बहुत अच्छी तरह उर्दू और हिंदी मिक्स समझने वाला, पाकिस्तान बिल्कुल तत्समयकृत हिंदी बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, चूँकि फारसी संस्कृत सब उन्होंने पढ़ा है, शुरू से शब्द उसी में तैर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान पोस्तो भाषा हमारे यहाँ उससे मिलती जुलती भी भाषाएं बोली जाती है, हमारा कश्मीरी भाषा नज़दीक है, फिर उर्दू फारसी सब जगह है। तो सारी चीज़ को रहते हुए प्रकृति ने सब कुछ दिया, इतिहास ने परिभाषित किया और राजनीति ने खंडित कर दिया। आज पूरे विश्व के लिए दक्षिण एशिया की चिंताएं, दुश्वारियां बहुत ज़्यादा है, चूँकि इसके दो कारण हैं। दक्षिण अफ्रीका इतना तनाव कहीं भी, मतलब विश्व के अगर एक दो जगह है तनाव, लेकिन इतने बड़े भूभाग पे इतना तनाव नहीं देखने को मिलता है। आर्म्स का वैसे ही जखीरा है, इतने ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है आर्म एकत्रित करने का कि उसको पूछिए मत। तो जैसे मानो ये एक दूसरे को नष्ट करने के लिए ही लगे हैं, और उसके पीछे कारण मोटा मोटी 3-4 कारणों को हम लेंगे। पहला कारण है कि ये पूरा क्षेत्र जात, रेसिज्म, निर्जातीयता, इन सब चीज़ों में बिखरा पड़ा है। धर्म बहुत बड़ा फैक्टर है दक्षिण एशिया के लिए, कि धार्मिक उन्माद बहुत है। ऊपर से आज़ादी के बाद 1948 के बाद 2-3 और नई समस्याएं जुड़ गई। क्या जुड़ गई? तो आतंकवाद, सीमा पार से आतंकवाद, जो बहुत ही गंभीर समस्या है मानवता के लिए। फिर ड्रग्स, नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार, आर्म्स की सप्लाई, तो ये सारी चीज़ें उथल पुथल मचा दी। आतंकवाद का प्रभाव से इतना ज़्यादा मानवता सफ़र की है दक्षिण एशिया में कि आप उसकी मसाल को, उसके उदाहरण को आप दिन प्रतिदिन डेली अखबार में देखते हैं कि डेली हत्याएं हो रही हैं बेवजह, इसके कोई ठोस वजह नहीं है। एक ऐसी अहंग की लड़ाई है जैसे कबीलाई समाज में होता है, ट्राइबल सोसाइटी हो, प्राइमेटिव सोसाइटी हो, गांव घर का समाज हो। ये इतनी खूबसूरती का इन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया और एक दूसरे के प्यासे हो गए। सब जगह इस ढंग की समस्या मिलती है। उसके बाद मज़ेदार बात है कि दक्षिण एशिया के 2 देश ऐसे हैं मात्र जिसकी सीमाएं आपस में मिलती हैं, वो अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। वरना किसी भी दक्षिण एशियाई देश का सीमा आपस में नहीं मिलती हैं, भारत से सब मिलती है। भारत के बहुत नज़दीक है, अगर समुद्र है तो समुद्र है मालदीव और श्रीलंका के लिए, लेकिन लैंड से भी पाकिस्तान जाया जा सकता है। अफ़गानिस्तान थोड़ा कट जाता है, लैंड से बांग्लादेश जाया जा सकता है, लैंड से भूटान जाया जा सकता है, लैंड से नेपाल जाया जा सकता है। तो सबकी, तो इस परिस्थिति में भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और एक दूसरे की भारत से बहुत उम्मीद रहती है। ऐसा हमारे आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने साथ मिलके संघर्ष किया। साझी विरासत, साझा इतिहास रहा, लेकिन अंग्रेज की गलत नीति के कारण देश का बंटवारा हुआ। निसंदेह केवल और केवल इसमें अंग्रेज जिम्मेवार हैं। अभी तक के सारे शोध ने क्लियर कर दिया कि वो चाहते थे बंटवारा। उसके बाद फिर कल्चरल, एक तरह से कल्चरल डिफरेंसेस के चलते, और बड़ा उटपटांग बात है कि कहाँ
एक तरफ पाकिस्तान और पूरा भारत का मेन लैंड और देन बांग्लादेश। ये ज्योग्राफिकली भी संभव नहीं था उनका एक रहना। ऐसी परिस्थितियां बनी कि सांस्कृतिक आधार पर विद्रोह उठा, बंगला राष्ट्रवाद जगा, एक भाषा, दोनों के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर। पश्चिम पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसका खान पियन रहन इथनिसिटी मतलब एवरीथिंग कल्चरली बिल्कुल एलिनेट थे। ज़बरदस्ती पैन इस्लाम के नाम पे, सर्व इस्लाम के नाम पे वो देश बना था, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। और ठीक है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत हुई और आग उठी तो भारत ने भी सपोर्ट किया और उसके बाद वो स्वतंत्र देश बन गया। पाकिस्तान को शुरू से कश्मीर को लेकर बड़े उसके पाकिस्तान के अपने बड़े डिमांड रहे हैं, बड़े उटपटांग डिमांड रहे हैं। पहले उसने लॉक हैदराबाद को मांगा, हैदराबाद ने देसी रियासतों में बदमाशी किया, जूनागढ़ ने, अंत में पाकिस्तान पे मामला फंस गया। बहुत हद तक हम दूरदर्शिता का अभाव के रूप में भी हम कह सकते हैं कि कश्मीर की समस्या कहीं ना कहीं हमारी दूरदर्शिता का अभाव था, या अतीत कभी भी वर्तमान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, ये समझते हुए कि हमारे पूर्वजों ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उस समय उससे ज़्यादा करने की हैसियत हमारी नहीं थी। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही खून खराबा और धार्मिक दंगे इतने हुए कि एक आज़ाद देश को संभाला जाए, युद्ध किया जाए, सेना भी नहीं थी और तमाम बातें थी। वो डिबेट का मैटर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन उसमें अपराधी है क्या है, तो उसके लिए कभी और क्लास। लेकिन उस चीज़ के चलते आज दक्षिण एशिया यानी मूलतः पाकिस्तान की गलतियों से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। बेवजह हमें भी बहुत तेज़ी से सैन्यकरण पे अब बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम सोशल सेक्टर में कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, तो उसने तो अपना चौपट कर ही लिया और हमें भी परेशानी में डालता है। दक्षिण एशिया में एक खेल और हो गया जिसको साउथ एशिया 2 बोला जाता है। ये तो ऐतिहासिक साउथ एशिया की बात मैंने कर दी। अभी जो आर्थिक उदारीकरण के बाद सन 1989 के बाद, चूँकि कहीं न कहीं अमेरिका की नीति ऐसी रही, उसके पास मिड 80s में हेनरी किसिंजर, उसका विदेश मंत्री था अमेरिका का, वो हमारे प्रधानमंत्री से चिढ़ता था, इंदिरा गांधी जी से। किसिंजर के रिकमेंडेशन पे चाइना के प्रति अमेरिकी झुकाव बढ़ा और चाइना मार्क्सवादी सिद्धांतों पे चलने वाला देश अपने को बहुत श्रूडली, बहुत चतुराई से अपना लिबरेशन किया, यानी इकोनॉमी को पूंजीवादी बनाया, राजनीतिक व्यवस्था मार्क्सवादी भी आज तक है, टिल नाउ। और उसका फ़ायदा हुआ कि चाइना बहुत पावरफुल हो गया। 90s के बाद जिस चीज़ में बहुत बड़ा बूम आया, जिस उद्योग में, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और अमेरिका की मदद से चाइना उसमें किंग हो गया। और देखिए कि हम साथ साथ चले थे, वहाँ भी कल्चरल रिवॉल्यूशन और बहुत लंबे समय तक, लगभग 25-30 वर्षों तक वहाँ गृह युद्ध रहा। वहाँ की जो कोमिंतांग पार्टी थी और मार्क्सवादी मतलब मात्सो तुंग के अंदर बड़ा लंबा रहा, जिसी का परिणाम आज ताइवान है। तो चाइना के इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चाइना इतना पावरफुल हो गया अमेरिका के सह पे, उसकी मदद से, चाइना के ही सहयोग से वहाँ एटम बम भी बना, अमेरिका के सहयोग से ही, और अमेरिका के सहयोग से ही उसे इनोवेटिव
नवाचार का मौका मिला और आज लगभग $18 ट्रिलियन की उसकी इकनॉमी है। मात्र लगभग उसकी इकनॉमी अमेरिका का लगभग 80% पहुंच रही है। सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की चाइना। हम लोग साथ चले थे, एक ही इकोनॉमिक साइज था, लेकिन आज हम लगभग $3 ट्रिलियन की है। हमारे प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन सोचते हैं। कितना बड़ा गैप है। इतने बड़े जेंट का हमारे इलाके में उदय खतरनाक हो गया। वो ऐसा गंदा गेम प्ले कर दिया साउथ एशिया में कि आज उसका दुष्परिणाम भी देखने को आपको मिल रहा है। क्या श्रीलंका दिवालिया हो गया? सब कुछ अच्छा रहते हुए भी बांग्लादेश लगभग दिवालिया के कगार पे खड़ा हो गया, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक थी। पाकिस्तान दिवालिया के रास्ते पे, अफ़गानिस्तान अपने आप को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा। नेपाल की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, भूटान की भी हालत नहीं है। तो सारे लोगों को बीच में एक प्लेयर आके और सबको भारत के विरुद्ध खड़ा कर दिया और सब जगह उसने पैसा लगाया। और उसका पैसा लगाना बिल्कुल, जो आप पढ़ते होंगे किताबों में या देखते होंगे, जो महाजनी सिस्टम था गांव में, उस महाजनी सिस्टम की तरह वो पैसा लगाता है, पैसा देता है, चीज़ों को लीज पे ले लेता है, लीज पे लेके 99 ईयर्स का उसको डेवलप करता है, उसका सामरिक यूज भी करेगा। भारत को चारों ओर से घेर दिया है। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स की बात है, लेकिन जान जाइए कि श्रीलंका के बंदरगाह पे उसने अपना सामरिक महत्व का स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस जहाज़ भेज रहा है। भारत उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकता है। एक तरह से गिर भी पड़ गया, रेहन पड़ गया। तो पूरे उसका बिल्ट इन रोड इनिशिएटिव, वो बेसिकली रोड नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। सबसे उसने अपने मेनलैंड से सब जगह को जोड़ लिया, नेपाल को जोड़ लिया, भूटान को जोड़ लिया। बगल में हमारे ईस्ट एशिया का देश है, जो साउथ एशिया ख़त्म होता है, म्यांमार, उसके झांसे में आ गया। वहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। बांग्लादेश को पूरा चपेट लिए हुए है। मालदीव को लगभग अच्छा खासा आपने पैसा लगा दिया। तो अब भारत के साथ है कि भारत अपनी सामरिक नीति में के बचाने के लिए, अब अपने स्वयं को बचाने के लिए भारत अनएक्सपेक्टेड डिफेंस पे खर्च कर रहा है। चूँकि ऊपर से वो डायरेक्ट तो युद्ध लड़ेगा नहीं, लड़ेंगे कोई नहीं इसमें युद्ध। चूँकि 3 तो एटॉमिक पावर हैं, चाइना साउथ एशिया नहीं है, लेकिन चाइना इसलिए साउथ एशिया के अध्ययन में महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाइना पर्दे के पीछे दिखता है, लेकिन पर्दे के बाहर है, और वो पूरा डीस्टेबलाइज कर दिया। बड़े हसीन सपने देखे गए थे कि सार्क का एक ऐसा संगठन बना, दक्षेस जिसको हिंदी में बोलते हैं, साउथ एशिया कॉपरेशन के लिए। और वो दक्षेस अब दम घुट घुट के मर रहा है। चूँकि 36 वर्ष लगभग हुए हैं, मात्र वार्षिक कॉन्फ्रेंस उसके होने थे, 18 कॉन्फ्रेंस हुए। पीछे 2016 में हमारे सेना पे, सीआरपी पे जो उसने कार्रवाई की और जो उसका आतंकवादी का रवैया है, भारत ने ऑलमोस्ट उससे अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग ना के बराबर रखा। और जब तक वो आतंकवाद का कहना है भारत का के ऊपर वो दबाव नहीं डालता है, उसको ख़त्म नहीं करता है, तो कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से रहने। और उसको पूरा आर्म्स चाइना सब कुछ जानते हुए भी सप्लाई कर रहा है। अब अफ़गानिस्तान में भी चाइना उतनी सशक्तिकरण से है, जबकि पता है तालिबान की वापसी हो गई है। एक नॉन डेमोक्रेटिक कबीलाई मिजाज की सरकार है, फिर भी वो अपना मात्र विश्व के 3 देश अपना दूतावास रखे हुए हैं।
उसमें से एक चाइना भी रखे हुए। तो आज दक्षिण एशिया को पढ़ने के लिए आपको चाइना सेंट्रिक, चाइना केंद्रित नीति ही पढ़ना होगा। असली हीरो अब, या विलेन जो कह लीजिए, चूँकि विलेन ही कहिए कि इतना पावरफुल हो गया है कि भारत रूपी हीरो परेशान है। परेशान तो उसने कर ही दिया है। हमने पीछे आपने देखा कि 2 बार चाइना से हमारा इंगेजमेंट हो गया, मतलब हमारी फौजें भिड़ गई। एक भूटान में डोकलाम को लेकर, एक दूसरा मिड ऑफ द पेंडेमिक, पहले अब 2020 के पेंडेमिक में, जहां मानवता कड़ा रही थी, एक दूसरे को मदद के लिए मदद कर रही थी, और उसमें भी उसने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की, हमारे सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्थी हुई, हमारे भी 20 सैनिक मारे गए, और एक नासूर के रूप में उसने खड़ा कर दिया तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत को वो अपने कब्जे में करके एक बफर राज्य था, बफर स्टेट था। बफर स्टेट के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि कम से कम उतना दूर आप फौज रखने से या प्रत्यक्ष सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ताकत नहीं लगाना होता है। और वहाँ वो एक बौद्ध कंट्री था। बौद्ध कंट्री होने के चलते वो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था। हालांकि भी चाइना में भी अच्छी खासी संख्या में लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन उसने दलाई लामा को वहाँ से भगा दिया। आज दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश। 87-88 ईयर के हो गए हैं। अभी उनके उत्तराधिकारी को लेके भी बहुत सारी बातें होती रहती है। चाइना कहता है मेरे यहाँ है उसका उत्तराधिकारी, और तिब्बत के ही पार्ट के रूप में वो अरुणाचल पे हमारे बराबर आंखें गुररता रहता है, बराबर वहाँ संभावना बनी रहती है। अरुणाचल का अपना नामकरण भी अपनी मंदारमणी भाषा में कर दिया है, और उसके लिए वीज़ा में नत्थी भी कर देता है। तो कुल मिला के इतना सुंदर भूभाग आज राजनीतिक रूप से विश्व का ज्वालामुखी बन चुका है। प्लस फिर सबकी अपनी समस्याएं हैं। अभी बहुत मुश्किल से, बड़ा अमानवीय क्रूरता के साथ तमिल लोगों को दबाया श्रीलंका सरकार। वो विश्व के 10 अमानवीय घटना को रखा जाएगा तो शायद नंबर 1 पे श्रीलंका होगा। इतने तमिलियनों की हत्या की। भारत का सेंटिमेंट था, एक बार भारत ने पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा, मामला नहीं सुलझ सका, और वहाँ भी जातीय तनाव बना हुआ है। चूँकि लगभग उसके 75% आबादी सिंहली नस्ल की है, और जो भारत के मेनलैंड से जुड़ा हुआ इलाका है तमिलनाडु से समुद्र के, वहाँ तमिलियन हैं। चूँकि पहले अंग्रेज का ही राज वहाँ भी था, तो अंग्रेज यहाँ से खेती कराने तमिलियन को ले गए, और वो तो चले गए, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं है। संवैधानिक रूप से भी बड़ा डिस्टर्ब देश है। अभी तक 3 बार तो अपना संविधान बदल चुका है, फिर भी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है बांग्लादेश। और एक और बात बता दूं जो पॉलिटिकल बता, कि इस पूरे दक्षिण एशिया का एक और चाल चरित्र है राजनीति का, कि यहाँ राजनीति में वंशवाद भी है। यानी श्रीलंका में आप सुनते होंगे कि 2 परिवार, भंडार नायके का परिवार बहुत पावरफुल है, कहीं ना कहीं उसके परिवार से लोग बनते रहते हैं। बांग्लादेश में आवाज़ उठाए थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका कत्ल कर दिया गया था, लेकिन शेख हसीना उनकी बेटी है। हिंदुस्तान में तो रीजनल पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक वंशवाद का प्रभाव आप देख ही रहे हैं। भूटान चूँकि राजतंत्र है तो वंशवाद के अंदर ही है। नेपाल में अभी राजतंत्र ख़त्म हुआ है, लेकिन वहाँ भी कोइराला परिवार शुरू से ही सक्रिय रहा है। आज भी कोइराला परिवार का अच्छा वर्चस्व है।
पाकिस्तान का वही हाल है कि हम भुट्टो परिवार की राजनीतिक सियासत देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर जी बनी प्रधानमंत्री, फिर अभी उनके पति बने, फिर अभी उनका बेटा बहुत सक्रिय है विपक्ष में। तो एक राजनीतिक चरित्र ये भी है कि यहाँ वंशवाद की राजनीति है और आपस में भी सब बटे हुए हैं। जातीयता कभी वर्ण व्यवस्था के अंदर थी जिसमें मिलजुल के समाज का निर्माण करना था, वो स्किल डेवलपमेंट का स्कूल था कि हमारी इकोनॉमी वाटर सिस्टम पे थी या गांव आत्मनिर्भर था, सब अपने अपने पेशे से एक दूसरे पे निर्भर थे। वो जातीयता उम्मीद थी कि वक्त आएगा तो तरलता आएगी, टूटेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी से नफरत नहीं था। ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें गलतियां हो रही थी, लेकिन अल्टीमेट वो स्किल बेस ही था कि कुम्भकार सारा बर्तन का सप्लाई करता था, तेली सारे खाने पीने के लिए तेल लाके किसानों को देता था, चर्मकार सारे जूता चप्पल बना के देता था, बढ़ई कृषि के उपकरण देता था, लुहार कृषि के उपकरण और सामान देता था। तो था ये सिस्टम, लेकिन उसमें भी रिजिडिटी आ गई। खासकर दलित प्रसंग में अन्याय हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बाबा साहब की जो सोच थी उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता है। उस महान आदमी की सोच को रेस्पेक्ट करना ही होगा, क्योंकि अपने समय का वो अफलातून था। अफलातून अरबी का शब्द होता है जो सुकरात के लिए कहा गया है। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब अपने समय के हिंदुस्तान का अफलातून है। उतना वेल रेड आदमी जो सोच लीजिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जिसने पीएचडी किया हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हो, लॉ किया हो, और उस आदमी को कितना कष्ट हुआ ये मैं कई क्लासों में बोल चुका हूँ। तो धीरे धीरे क्या देख रहा हूँ, एक राजनीतिक फेनोमेना कि धीरे धीरे रिजिडिटी बढ़ती जा रही है। कास्ट का इलेक्शन वैल्यू हो गया। अब जमहूरियत में उसके मुंडी से कि इस जात का है, योग्य है, बेवकूफ़ है, इसको भूल कर अब हर जगह जातीयता के आधार पे हर चीज़ मांगा जा रहा है। मैं बहुत पक्ष में नहीं रहता हूँ जातीय जनगणना की, चूँकि उससे फिर और उन्माद ही पैदा होगा कि मेरी इतनी संख्या है तो जातीय बजट बनाने तक की बात चली जाएगी, तो फिर राष्ट्रीयता कहाँ रह जाएगी। कि अगर जातीय बजट बन गया तो मानवता कहाँ रहेगी, यहाँ तक जाएगी बात। और एक तरफ अभी हम जेंडर बायस हैं, महिलाओं की स्थिति चाहे कोई जात हो, ब्राह्मणवादी जातियाँ हों या पिछड़ी जातियाँ हों या दलित हो, महिला सब एक ही पेडेस्टल पे खड़ा है। उनका कोई माई बाप नहीं है, अभी भी वो शिक्षा से वंचित हैं, अभी भी उनका शोषण है। तो इस परिस्थिति में एक तो इतना बड़ा सामाजिक स्तरीकरण में इतने गंभीर समस्याएं हैं और उस पर एक जातीय सवाल आना दुर्भाग्य है। ये नई राजनीति की एक पहचान है जो लगभग पूरे दक्षिण एशिया में इसको देखा जाता है। तो उससे बाहर कोई नहीं है, वहाँ सब जगह ये समस्याएं हैं और कुछ जगह तो बहुत ही ज़्यादा है। अब तालिबान में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है आप खबर देखते होंगे। पाकिस्तान की भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। थोड़ा बहुत इधर डेवलप किया था श्रीलंका, लेकिन बायसनेस तो है सब जगह। हालांकि श्रीलंका का एक क्रेडिट है कि गोल्डा मायर के रूप में उसने दुनिया में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री दिए हुए, ये उसकी खासियत है। लेकिन वो इस चीज़ को, ये कमियां उसके अंदर भी है। तो ये हुआ एक मोटा मोटी आपको स्केच बना दिया कि क्या हालत है। सामाजिक आर्थिक स्थिति लगभग बहुत अच्छी नहीं है। बीच में देखने को आ रहा था कि बांग्लादेश का अच्छा चल रहा है, एजुकेशन के ऊपर अच्छा रिजल्ट आ रहा था, आर्थिक ग्रोथ भी 14% से ऊपर जा रहा था, श्रीलंका भी अच्छा कर रहा था, मालदीव भी, लेकिन वो बैलून की तरह
ब्रस्ट कर गया। तो उस परिस्थिति में आपको सोचना होगा कि ऐसा सब कुछ होते हुए भी हम आपस के व्यापार भी अच्छा नहीं है। एक तो ऐसे ही साउथ एशिया का विश्व व्यापार में भागीदारी बहुत कम है, हम आपस में भी 5% व्यापार करते हैं। चाइना से लाख तनातनी है, लेकिन आर्थिक स्टेबिलिटी है उस रिलेशन में। हम अभी 2020 के बाद भी बहुत ज़्यादा चाइना के निर्यात पे निर्भर है, खासकर दवाई के लिए जो कच्चे माल हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी, पूरा हम चाइना पे हैं। लाख बैन लगाएं, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ता जा रहा है और भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। चूँकि भारत मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हब तो हो गया है, लेकिन सारा चाइना से आता है, तो ये इंडस्ट्री मर जाएगी। तो करना ही है। मोबाइल का हालत देख ही रहे हैं कि हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए, टेक्नोलॉजी में वो नवाचार नहीं कर पाए। चाइना से बाहर विश्व में कहीं भी कोई मोबाइल नहीं है। एप्पल भी है तो बनता है चाइना में ही बनता था, फार्मूला उनके होते हैं, क्योंकि लेबर चीप है और तमाम सुविधाएं हैं। तो सामाजिक संदर्भ एक होते हुए भी हम एक ही रेस के हैं लगभग। नेपाल और भूटान के रेस थोड़े अलग हैं, तो हमारे भी वो पूरा बेल्ट मंगोलायड रेस का, नॉर्थ ईस्ट जिसको आप कहते हैं, तो वो सारे रेस हमारे यहाँ हैं। नया कुछ भी अजूबा नहीं है। किसी को भी देख के किसी ढंग से अजूबापन नहीं लगता है। जब वो भारत से बाहर मिलते हैं तो एकदम भाई की तरह मिलते हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना क्लोज इनको कर देता है? चाहे बांग्लादेशी मिले, इंडियन मिले, श्रीलंकाई मिले, नेपाली मिले, लगता ही नहीं कि हम बाहर के हैं, एक ही देश के। चाह के भी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। उसको देख के ही कह देगा कि तुम भारत के हो, तो बोलता है नो नो, भारत का नहीं हूँ, पाकिस्तान का हूँ, श्रीलंका का हूँ। चूँकि सब रेस है हमारे यहाँ, तो प्राइमा फेसी हो तो भारतीय ही। तो इतनी बड़ी पहचान के बाद मैं बहुत दुखी होता हूँ, लेकिन आशावादी हूँ कि अगर ये सारे मिलकर फेडरेशन बना दें, जैसा भारत ने प्रस्ताव भी दिया था पाकिस्तान के अलावे, कि आप सैन्य डेवलपमेंट पे खर्च ना करें, सबकी रक्षा की जाएगी। अगर ये सब मिलके ऐसा ब्लॉक बना देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है, सब अगर मिलजुल के काम करते हैं तो विश्व में इससे सुंदर भूभाग नहीं हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो बहुत विस्फोटक है, पॉलिटिकल सिचुएशन। चलिए अब हम फैक्ट फाइल पे थोड़ा बात कर रहे हैं। हमने बताया कि मध्यकाल में सब कहीं ना कहीं हमारे प्रत्यक्ष, अगर सुदूर दक्षिण नहीं था तो इधर तो हम सब मिले हुए थे, एक ही शासन में थे, एक ही बात व्यवस्था में थे। ब्रिटिश काल में भी सारी चीज़ें एक ही थी, एक ही शासन व्यवस्था से सब कुछ हो रहा था। देन मतलब सहज पार्टनर है ये बताए थे कि ये एक बहुलवादी क्षेत्र है। यानी बहुलवादी का क्या मतलब है कि प्लुरलिस्टिक एरिया है, एक ढंग की चीज़ें नहीं है, विविध भाषा बोलने वाले, विविध प्रजाति के लोग, विविध वेशभूषा, मतलब इतनी विविधता पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है। जितनी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी साउथ एशिया है वैसा कहीं नहीं देखा गया है। कहने के लिए लेकिन परिपूर्ण है, और तमाम सांस्कृतिक विविधताएं हमें साउथ एशिया में देखने को मिलता है। जो कोई किताब में पढ़ता है उसे पता चलेगा कि साउथ एशिया को अगर देखें तो इतनी विविधता नहीं है। और कितना आश्चर्य की बात है कि यूरोप भाषाई आधार पर टूट जाता है, एक दूसरे की भाषा से लोग नफरत करते हैं, और हमारे यहाँ सारी भाषाएं एक दूसरे के समझ में आती है। केवल दो इसमें अपवाद है, पहले भी बताया था, एक सिंहली और दूसरा धीवेही। दो ऐसी भाषाएं हैं जो कॉमनली अंडरस्टैंड नहीं की जाती है साउथ एशिया,
लेकिन अन्य सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, फिर पोलैरिटी के बाद यहाँ बहुत बड़ा अनलिमिटेड इलाका है कि कुल जनसंख्या का इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि 80% अकेले पूरे पॉपुलेशन का भारत के पास है और इस भूभाग का लगभग जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 75% भारत के पास, 4 आने में ये सब बिखरे पड़े और इकोनॉमी लगभग भारत की 80% इकोनॉमी में भारत का पार्टिसिपेशन, 20% में ये सब छितराए हुए हैं। तो भारत नेचुरली, नैसर्गिक रूप से इनका बड़ा भाई बनने का हक रखता है, इनका बेलविसर बनने का हक रखता है, जो भारत ने निभाया है। हर बार भारत ने अपना इस फर्ज को निभाया है, चाहे वो तमिल समस्या हो, चाहे मालदीव में वहाँ सरकार का बगावत हो गया था तो राजीव गांधी जी ने फोर्स बेस को उसको रोका, बांग्लादेश को हमने मदद किया डेमोक्रेसी लाने में, अभी भी सुनामी आया था तो हमने सारे जगह अपने फौज भेज के मदद की, उसके बाद नेपाल में भूकंप आया था हमने मदद की, चीज़ों को बना के दिया। तो हर जगह इन दिनों कोविड के वैक्सीन में हमने फ्री में वैक्सीन दिया, बहुत कुछ रियायत पे दिया। तो हर जगह जहाँ भी भारत से हुआ है पीछे नहीं हटता है। लेकिन चाइना अपनी पॉलिसी में इन लोगों को सबको अपना गुलाम बनाती जा रही है। कल को क्या होगा, चाइना उस क्षेत्र को तो छोड़ेगा नहीं। जैसे अंग्रेज़ों ने 99 साल तक हांगकांग को लिया तो राज किया, अपने ढंग से सब कुछ किया, तो चाइना धीरे धीरे इन पे राज करेगा, इनको इन्हीं को मारेगा। ये दुखद बात है, ये बात सोचने वाली बात है। इसलिए इन लोगों के अंत में एक गलत ढंग से औपनिवेशिक शक्ति, हथियार बेचने वाले लोग ये भी इन्हें सिखाते पढ़ाते रहते हैं कि भारत को महाशक्ति मत बनने दो वरना तेरा अस्तित्व खतरा में, जबकि भारत का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, धार्मिक इतिहास भी नहीं है। भारत इतना सहिष्णु राष्ट्र रहा है। हिंदुत्व में तो किसी को धर्म परिवर्तन या कहीं धर्म प्रचार तक करने की कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हम कभी भी समुद्र यानी काला पानी को पार करना सदैव हमारे धर्म में वर्जित रहा है। सदैव जहाँ मूंज घास नहीं मिलता, इस पर मैकाले ने कमेंट भी किया अपने मिनट्स में कि मूंज घास, जो खास किस्म का घास जिसको हम लोग पूजा में मूंज भी बोलते हैं, नहीं मिलता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ काले हिरन नहीं मिलते नहीं जाना चाहिए। धर्म से निकाल देना, जात से निकाल देना, अभी तक ये परंपरा चली आ रही, इधर कुछ दिनों से कम हुई होगी लेकिन है। तो ये देखिए कि इस सहिष्णुता को भी, चूँकि दुनिया हथियार का सौदागर, सबको अपना व्यापार करना है, इसलिए आज भी फूट डालकर राज यहाँ पे पूंजीपति शक्तियाँ करती रही हैं। और आज ये सहज, चूँकि इतना पावरफुल चाइना हो गया है कि चाइना के हाथ में ये चला गया है। नेक्स्ट, वो दक्षेस का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उरी के बाद ये स्टॉप हो गया। अब इसका सम्मेलन तो नहीं हुआ, हाँ एक काम हुआ था कि वर्चुअल ऑनलाइन जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस करके कोविड के समय मदद की बात की गई थी। तो कोई मतलब नहीं है। संघर्ष यहाँ पता ही है कि कॉम्युनल संघर्ष भी है, रेसिज्म भी है, नस्लवादी संघर्ष भी है, एक दूसरे इथनिसिटी से भी संघर्ष है। एक सिद्धांत अंग्रेज़ों ने दिया था, मुनरो सिद्धांत, जिस पे नेहरू जी भी यकीन करते थे। उस सिद्धांत में ये था कि एक दक्षिण एशिया का बड़ा मंच बने और उसमें भारत अग्रणी शक्ति हो। और जो मैंने पीछे कहा कि दक्षिण अफ्रीका की एशिया की पूरी सुरक्षा भारत के पास रहे, भारत सबको मजबूत करे।
और इसीलिए गुट निरपेक्ष की कल्पना या उसको मजबूत करने का काम नेहरू जी ने किया कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। हालांकि इसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और शीत युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुट का शिकार रहा, गुट में मदद करता रहा, जिसके लिए उसे पंडित नेहरू ने फटकार भी लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेज चाहते थे कि साउथ एशिया में हमारा कोई पेट कंट्री बने, जहाँ से वहाँ को कंट्रोल कर सकें। उसी पॉलिसी के तहत ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका ने भी पाकिस्तान को तरजीह दिया भारत को बैलेंस करने के लिए, और वो पॉलिसी आज फेल कर गई। आज भारत ही बचा है जो अमेरिका को इस क्षेत्र में बचा सकता है, वरना चाइना उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, इतना बड़ा जायंट बन चुका है। तो कई धड़ाधड़ आपसी आप देखते होंगे कि कई गुट बने, क्वाड बना, या कई ऐसे गुट बने हैं केवल चाइना को। तो चूँकि चाइना अमेरिका के आशीर्वाद को पाकर आर्थिक शक्ति बन चुका है, अब हाथ में नहीं है अमेरिका के, इसलिए अब भारत को बहुत प्यार भरी स्नेह भरी निगाह से दुनिया देख रही है। उसके बाद दक्षिण एशिया 2 की ओर, जिसमें मैंने कहा था कि दक्षिण एशिया 2 का मतलब है इसमें चीन का आगमन। चीन जैसे ही आता है, विदेश नीति, सामरिक नीति, आर्थिक नीति, सब पर वो प्रत्यक्ष या बहुत हद तक कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी कब्जा कर लेता है और साहूकार की तरह पूरा पैसा लेके आता है, दे के अपने ढंग से चारों ओर से भारत को घेरता है। लेकिन प्रकृति भी एक डिप्लोमेसी करती है, ये याद रखिएगा कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो भारत के पक्ष में इतना ज़्यादा है कि आज न कल चीन को वापस होना ही होगा और चारों ओर से विद्रोह की आवाज़ उठेगी जब उठे। और वो विद्रोह हो सकता है कि हेक्टर मुनरो सिद्धांत की ओर फिर से हमें मति दे हमारे दक्षिण एशियाई देशों को कि एक हो जाए। कोई ऐसा देश नहीं है जिसको भारत मदद नहीं करता है। अभी श्रीलंका संकट में भारत ने करोड़ों रुपए की मदद दी है। और सबसे खराब जो पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पॉलिसी सबसे डेंजरस सिद्ध हुई है। इसके अंदर क्या किया है कि सबके पोर्ट को लेकर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और जब पैसा देने की स्थिति नहीं है तो फिर अगर और पैसा मांगा जा रहा है तो उसको लीज कर लेता है। अब लीज करने के बाद आप लाख उसको मना करेंगे कि यहाँ से कोई सामरिक या युद्ध की चीज़ों को नहीं आने देंगे तो आपके रोकने से नहीं रुकेगा। और वो अभी जैसे मैंने बताया कि अभी श्रीलंका में अपना पोर्ट खोज रहा था, तो इस ढंग से कहा कि हर मौसम का रोड पीपुल्स टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। पोस्ट पेंडेमिक खासकर 2-3 महीने से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत भयावह है दक्षिण एशिया की। हम लोगों को भी लगता था कि बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है, श्रीलंका अच्छा कर रहा है, मालदीव अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि मत पूछिए। मतलब सोचिए कि 200 से ऊपर डॉलर का रेट पाकिस्तानी रुपया में चला जा चुका है, जो अपने यहाँ 80 रुपया है। मतलब लगभग हमारा 1 रुपया पाकिस्तानी 3 रुपया हो चुका है, ये हालत है। तो सारे लोग चाइना से, केवल भारत ही बिल्ट इन रोड इनिशिएटिव का अकेला पूरे दुनिया के स्तर पर विरोध कर रहा है, और वो सब लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। उसी में हम्बनटोटा का बंदरगाह है, जहाँ अभी
आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे श्रीलंका का, जहां वो अपना बेड़ा लाना चाह रहा था। इन सब के चलते सारे का लाइन ऑफ कंट्रोल डिस्टर्ब है। चाहे एक तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर लगता है ज़बरदस्ती, चूँकि उस मैकमोहन लाइन अंग्रेज़ों ने बदमाशी किया। चाइना, हमारी आज़ादी से पहले चाइना की कोई बिसात नहीं थी, जापान उसको रौंदता था, जिस देश को मन करता था रौंदता था। अंग्रेज़ की कॉलोनी नहीं थी, लेकिन कॉलोनी से बदतर हालत में अंग्रेज़ ने रखा और चला गया, और बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा करके चला गया, और अभी तक उसका समाधान नहीं दिख रहा है। और वो बहुत बराबर आप सुनते होंगे कि हाँ अब इस लेवल की बैठक हो रही है, इस लेवल की हो रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता दिख नहीं रहा है। लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी LAC भारतीय नियंत्रण और चीन के नियंत्रण को अलग करती है। इस पर कब्जा किए हुए प्रत्येक पक्ष सीमा पे बैठता है और कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा है। पीछे हमने तिब्बत की कहानी बता ही दी थी। तिब्बत को अब वो खा ही गया, लेकिन हाँ एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी जीत हुई भारत की 2020 में कि तिब्बत को लेकर यूएनओ में एक प्रस्ताव आया। उसके बाद ये ज़्यादा चाइना परेशान है। उसको बोलते हैं US तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। ये पारित हो जाने के बाद चीन बहुत व्यापक रूप से परेशान है। दूसरा, दलाई लामा को विश्व रिकॉग्नाइज करता है शांति दूत के रूप में, गांधी का असली उत्तराधिकारी मानता है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। विश्व की मीडिया उनकी बात को सुनती है, तो तिब्बत को इतना जल्दी चाइना पचा नहीं पाएगा। और वो बराबर भारत पर प्रेशर इसीलिए देता है कि भारत उसके राजस्व जो दिए हुए हैं उसको ख़त्म कर दे। और भारत का एक नैतिक दायित्व है कि भारत के से जन्मा हुआ बुद्ध, भारत के महाविभूति बुद्ध के वो अनुयायी हैं, तो ये हमारा सांस्कृतिक कल्चरल मॉरलिटी भी है कि हम उसको करें। उसके बाद इसकी बदलती गतिशीलता, तो एक ज़माने में मालदीव कहता था इंडिया फर्स्ट, लेकिन आज वो चीन के झांसे में वो भी आ गया। तो चीन अपने आर्थिक मदद को हर साल 2 साल पे उसके नेचर प्रकृति को बदलता है। पहले तो घुसा आर्थिक सहयोग, सॉफ्ट लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और बाद में अब इधर पट्टे पे लेने लगा। तो बिल्कुल ऐसे ही साहूकार घुसते हैं। हालांकि कई ऐसी पॉलिसी बनी जिसमें भारत और जैसे संघाई सहयोग तो है, दोनों के बीच कई डिप्लोमेटिक चीज़ें भी डेवलप हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा तनाव है सीमा को लेकर। सीमा के तनाव से एक छद्म युद्ध का मनोविज्ञान बराबर बना रहता है। और हमारे देश में आज ज़रूरत थी सोशल सेक्टर पे ध्यान देने की, ताकि हमारा देश भी अमेरिका से आगे चला जाता। लेकिन अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, चूँकि एक बार गलती हुई थी, सब गांधी के लोग थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, चीन ने दगा दिया है 1962 में। उसके बाद हमारी डिफेंस पॉलिसी पूरी बदल गई। तो उस परिस्थिति में वहाँ दुख लगता है कि जहाँ मानवता के लिए दुनिया ने कोरोना में इतनी करुणा दिखाई, वो दुनिया वो पैसे हमें इतने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी सीमा पे खर्च करना पड़ता है। और जवानों को इतने बड़े ग्लेशियर में और कहाँ मिनिमम 40, 50, 60 डिग्री टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है। राष्ट्रीयता की पुनर्परिभाषा, अब एक चीज़ और दक्षिण अफ्रीका में, एशिया में खासकर इसके अफ़गानिस्तान ने, इसने एक नई राष्ट्रीयता की परिभाषा शुरू कर दी। भारत में भी गाहे भगाए राजनीतिक रूप से
एक नए ढंग का प्रचार चलता है, जो हम सदियों से धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु रहे हैं। सारे धर्मों का, एक तो मैक्सिमम धर्मों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, और कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। ये वो देश था कि बाप कोई और धर्म, बेटा कोई और धर्म, कोई आपत्ति नहीं थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, उसका बेटा आजीवक हुआ बिंबिसार, अशोक आजीवक हो के बाद में बौद्ध हुआ। ऐसे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। अकबर खुद सुन्नी मुसलमान था, बाद में उसने तौहीद इलाही, एकेश्वरवाद के एक नए रूप में, जिसको दीन इलाही कहते हैं, धर्म बनाया। उस धर्म का था वो। तो इतना बड़ा भेदभाव, हिंदू से ही सिख बने गुरु लोग, और सहजता थी। पहले हर एक बहुत दिनों तक संस्कृति रही कि घर के बड़े बेटे को सिख में दीक्षित करना, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई और धार्मिक रिजिडिटी बढ़ती चली गई, और राजनीति का धर्म जो है सवारी हो गया, वो घोड़ा हो गया, उस पर चढ़ के राजनीति होती है। उसके बाद इन दिनों भारत प्रशांत क्षेत्र का उदय, इसमें भारत कई समझौतों में भाग ले रहा है और चीज़ों को उस नज़रिए से देख रहा है। तो इस तरह से मुझे यकीन हो गया कि आप दक्षिण एशिया को अच्छी तरह से समझ गए प्राइमा फेसी। वैसे इतना बड़ा टॉपिक है कि मैंने भी लेमैन कॉन्सेप्ट में, चूँकि इस परीक्षा की रातें हैं, ज़्यादा थ्योरी नाम बोलूँ तो लगेगा कि मैं अपनी विद्वता झलका रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो भी इग्नू के बच्चे बड़े सामान्य से होते हैं, समय नहीं है, सब कुछ है, तो पास करने का एक तरीका है। सोशल साइंस की एक ब्यूटी है कि इसमें अच्छा करने के लिए किसी भी विषय से ज़्यादा मेहनत है, इसमें पास करने के लिए सबसे सहज है। दोनों ब्यूटी ये लेके चलता है। इसीलिए जो कॉमन आदमी सोशल साइंस को नहीं जानता, सोचता है कि रात पढ़ो सुबह पास हो जाएंगे, लेकिन जब वो सोशल साइंस को देखने लगता है तो सबसे उम्दा बन जाता है। इसका गेस कल ऐप पे डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको कल देखिएगा। और जल्दी अगर पाना है तो वही कि आप अपना मेल एड्रेस दीजिए, ऑफिस से संपर्क कीजिए, ताकि आपको हम सीधे मेल पे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे भी जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।